बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों के साए में सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उजाला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो 17वां रोज़ा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अब इफ्तार की घड़ियों के करीब तरीब। बिल्कुल। और 17वां रोज़ा हमें तारीख के उस अजीम मोड़ की याद दिलाता है जब यौम फ़ुरक़ान यानी कि मार्का बदर बरपा हुआ। वो दिन जब हक़ और बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच दी गई और साबित हुआ कि अल्लाह की नुसरत मादी वसाइल की मोहताज नहीं बल्कि सच्ची लगन और ईमान की मरहून मिन्नत होती है। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हों और नीयत में खुलूस हो तो किल्लत में भी कसरत का मौज़ा रूनुमा होता है। आज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात भी है, तो जानेंगे कि सैयदा आयशा को तमाम उम्महातुल मोमिनीन में क्या ख़ास फजीलतें हासिल थी और उनकी ज़िंदगी से आज की औरत कैसे रहनुमाई ले सकती है। और भी हम मौज़ूआत को ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और उस हवाले से आपको अपडेट्स देते जी हैं। बिल्कुल नाज़रीन, बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं। मशरिक़ वुस्ता के उफ़क़ पर आज दो मुख्तलिफ़ तस्वीरें वाज़ेह हैं। एक तरफ ईरान है जो अपनी क़यादत की शहादतों के बावजूद सब्र और दानिशमंदी का दामन थामे हुए है। पड़ोसी ममालिक को अमन का पैगाम दे रहा है ताकि मुस्लिम उम्मा में इंतशार न फैले। लेकिन दूसरी तरफ वो नाम नहाद आलमी ताकतें अमेरिका, बरतानिया हैं जो इंसानी हुकूक का राग तो अलापती हैं मगर इसराइल के जंगी जराइम में बराबर की शरीक हैं और मासूम इंसानी जानों की हलाकत का सबब बन रही हैं। सितम तो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग को मजहबी टच दे रहे हैं, वहीं इसराइल का हदफ अब तालीमी इदारे और सिविलियन मराकज़ बन चुके हैं। क्या ये जंग सिर्फ ज़मीन की है या इसके पीछे वो सेहूनी एजेंडा है जो पूरे खित्ते को ग्रेटर इसराइल में बदलना चाहता है? इसके साथ साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की अहमियत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद कुल साहब। आप दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। एडमिरल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पड़ोसी मुस्लिम ममालिक पर हमला ना करने का अहद, क्या ये ईरान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है कि वो जंग को फैलने से रोकना चाहता है या इसके पीछे कुछ और भी अवामिल हैं फंसे पड़ता? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इस वक्त इजराइल की एक शदीद तरीन ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ये है कि खित्ते के दीगर ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ मिल जाएं और किसी तरह ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार हो। उसको तीन फायदे हुए। पहला फायदा ये होगा कि इन ममालिक के पास जो भी इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म है या वेपन सिस्टम्स हैं वो सारे वेस्टर्न ओरिजिन के हैं, यूएस ओरिजिन के हैं और वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे उन वेपन सिस्टम के साथ जो यूएस और इजराइल ईरान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो एक जो सप्लाई चेन का इशू बना हुआ है, एक डिलेमा बना हुआ है कि जी चीजें खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं और उनको हमने रिप्लेनिश करना है, वो उनको इसी खित्ते में से मुहैया हो जाए। दूसरा फायदा उसको ये होगा कि जो एक पुरानी हिस्टोरिकल, आपको याद होगा, लड़ाई है अरबों की और पर्शियंस की, जो कई दिहाइयों और कई सालों पर, 100 सालों पर मुहित है। उस लड़ाई को बेसिकली दोबारा एक जिंदगी मिल जाएगी, वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी और फिर वो लड़ाई आगे चलती रहेगी। तीसरा फायदा कि जब ये ममालिक आपस में लड़ेंगे खित्ते के, तो ये कमजोर होते चले जाएंगे खुद ही और इजराइल जो है वो एक ताकतवर तरीन मुल्क बन के उभरेगा इस खित्ते में, जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो ये चीज अल्लाह का शुक्र है कि जो अरब ममालिक हैं उनको भी समझ आती है और ईरान को भी समझ आती है। और ड्यूरिंग दी वॉर, ये जो अभी 7 दिन गुजरे, इसमें अगर आप देखें तो मुस्तकिल कम्युनिकेशन रही है इनके बीच में जी। और ईरान उनको ये कहता रहा है कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आपकी टेरिटरी से, अमेरिकन बेसिस से हमारे ऊपर अटैक्स होंगे तो फिर हम उनको जरूर अटैक करेंगे। और ये हक बाय द वे ईरान को यूएन चार्टर भी देता है। सही। वो अमेरिकन बिल्कुल फैसल साहब, ये हक है भी ईरान को। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सऊदी वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा भी आपके सामने है। अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब में अमरीकी इंस्टॉलेशंस पर हमले होते हैं तो क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है आपको?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये दिफाई मुआहदात जो हैं ये दो तरफा होते हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी इस टाइम पे जंग हो रही है। और क्योंकि इस सारी जंग के अंदर फिलहाल सऊदी अरब तो हमारी उस तरह से कोई भी मदद सामने नहीं नजर आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अमली तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान से और सऊदी अरब दोनों के साथ इंतहाई बेहतरीन मरासिम है। और ये भी मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अगर ईरान किसी को ट्रस्ट करता है तो दैट इज नोबडी अदर देन पाकिस्तान। ये बात तो बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि फील्ड मार्शल साहब जब शहजादा खालिद से मुलाकात उनकी हुई है, जो वजीर दिफा हैं, तो उसके अंदर उन्होंने जब मुलाकात की तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने रिग्रेट का इजहार किया और कहा कि हम खिताई ममालिक के ऊपर, बिलखसूस सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन जैसे एडमिरल फैसल कह रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर हमले दोबारा होंगे उन बेसिस से जो खिताई ममालिक में मौजूद हैं, खलीजी ममालिक में, तो फिर जाहिर है ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं होगी बट टू रिटेलिएट इन अ रूथलेस मैनर। अब जो दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम बात है, देखें, जब अगर ईरान ये कह रहा है कि जी अफसोस का इजहार कर रहा है कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो आपका क्या ख्याल है कि गारंटी लिए बगैर ये काम करेगा? कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई गारंटी ईरान को दी गई है खलीजी ममालिक की जानिब से कि हम तुम पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग सिर्फ आप इसको अस्करियत के तौर पर ना देखें, इसके अंदर जो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है और जो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वो पहले कभी भी उनको नहीं हुआ था। जिसकी अभी रिपोर्ट जो न्यूज़ वीक के अंदर आई, 67% लोग अमेरिका के अंदर मवाख़ज़े की बात कर रहे हैं, जबकि पहले ये 62% थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो अभी ईरान को सपोर्ट करने का फैसला बाकायदा कर लिया गया है, और ये सपोर्ट का फैसला रूस, चीन ने ये फैसला किया है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ईरान के जो मिसाइल थे वो उस अंदाज में नहीं जा रहे थे जिस तरह से शुरू में गए, लेकिन अब एक बारिश हो रही है मिसाइलों की इजराइल के ऊपर, और इजरायली जो दिफाई सिस्टम है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। उसकी वजह यह है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम उन मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, यानी कि मल्टीपल बिल्कुल बारिश हो रही है और लग रहा है कि जनाब जो नए मिसाइलों का ईरान ने कहा था, जो बात की थी, लगता है वो मिसाइल अब निकालने शुरू कर दिए हैं ईरान ने। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहिएगा। आप शाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर, ट्रंप इंतजामिया का कांग्रेस को बाईपास करना और फिर इसराइल को 12,000 बमों की हंगामी फराहमी, आपको क्या लगता है इसराइल की हिमायत पे अमरीका कहाँ तक जा सकता है? कोई हद है? दाखिली सियासत इसमें किस हद तक असरअंदाज होगी? देखिए, इजराइल की हिमायत में ट्रंप साहब फंस चुके हैं। ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं थी, ये जंग इजराइल और ईरान की थी, और कोई वजह नहीं थी कि ये जंग की जाती। आपने ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुना होगा, जो कि मीडिएशन कर रहे थे दोनों के बीच में। उनका कहना था कि हम एक प्रपोजल पे पहुंच गए थे, हम एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे, और ये जो कल जुम्मा गुजरा है इस पे इनफैक्ट ये एग्रीमेंट साइन होना था। तो फिर क्या वजह थी ये जंग करने की? देखें, बेंजामिन नेतन्याहू का अपना एक एजेंडा है, वो करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस होंगे वो हार जाएंगे। वो चाहते हैं कि खित्ते में कहीं ना कहीं जंग चलती रहे और इसराइल उसमें इन्वॉल्व रहे ताकि इलेक्शंस डिले होते चले। फिर ग्रेटर इसराइल का भी एक किस्सा है जो कि यहूदियों के दिमाग में है और वो उसको लेके जाना चाहते हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रंप साहब हैं वो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं जी, मुआवजे का उनको सामना है, और एक अमेरिकन जरूर है, तकब्बुर है ताकत का, जो हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ज़हन में होता है कि हम ताकत के जरिए दुनिया के हर मसला हल कर देंगे। एक वो भी उनके ट्रंप साहब के दिमाग में कुछ ज्यादा ही है। तो इन सब चीजों के साथ वो इसमें कूद तो पड़े। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब ने ये जंग शुरू करके बहुत सारे नए एतवार का आगाज कर दिया है। यानी एक नया मिडिल ईस्ट देखेंगे आप इस जंग के बाद, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे आप इस जंग के बाद, एक नया उभरता हुआ ईरान देखेंगे, और ये खित्ता देखेंगे हमारा। इस पाकिस्तान की वैल्यू इस जंग के बाद बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है इस जंग। तो आप देखेंगे कि कई नए अदवार होंगे जो सामने आएंगे, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू
ट्रम्प साहब के आप देखें कि आज शिया सुन्नी जो हमारे यहाँ एक खलिश हुआ करती थी कभी, जिसको फॉल्ट लाइन को बेसिकली ये लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, वो सब खत्म हो गई है। हम सब इस वक्त ईरान के साथ हैं और खामेनेई साहब का गम मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैसल शाह साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि वो जो एक लकीर इन्होंने खींची थी वो अब मिटती नज़र आ रही है और सब मुत्तहिद हो चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान ने यूरोप को भी खबरदार किया है कि इसराइल का साथ देने वाले जायज़ हदफ होंगे। दूसरी तरफ 24 क्रूज़ मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल अमरीकी फ़ज़ाइया का एक बड़ा बमबार तैयारा B-1 बरतानिया की सरजमीन पर उतर चुका है। तो जंग में किस तरह की शिद्दत आती देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि बरतानिया ने तो कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि जो अमेरिकन बेसेस बरतानिया में है, अगर उनको इस्तेमाल किया गया तो फिर देन एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा। देखिए, जंग का अगर फैलाव यूरोप तक जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि आलमी जंग, जो तीसरी आलमी जंग है, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर बहुत बड़ा एक नया इशू हो जाएगा और ये इस हद तक जाएगा कि आखिर जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका शायद खुदा न खास्ता इस्तेमाल हो जाए। लेकिन याद रखिए कि ईरान तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना ही कोई और मुल्क खलीजी ममालिक जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। अब जो इसके अंदर रिजीम तो चेंज हो रही है, लेकिन रिजीम इजराइल और अमेरिका के अंदर चेंज होती नजर जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबल अमन इनाम के ख्वाहां हैं, उनको नोबल अमन इनाम की जगह नोबल क्रिमिनल इनाम तो जरूर मिलेगा। और ये याद रखिए कि ना बेंजामिन नेतन्याहू बचेगा और ना डोनाल्ड ट्रंप बचेगा। ये एप्स्टीन फाइल एक हॉरिबल किस्म का खतरनाक ट्रैप है और ये ऐसा घिनौना खेल है जिसके अंदर इन सब के चेहरे जो मस्त होके सामने आए हैं और ये इनको जो अंदर की गिल्ट है, ये असल में ईरान के ऊपर हमला करने की और मजीद इस जंग को फैलावा देने की। लेकिन इजराइल किसी सूरत नहीं चाह रहा कि इस टाइम पे कहीं कोई बाहर आए। जो उनके 100 फुट नीचे बंकर थे, अभी जो भारतीय वहां सहाफी वापस आया, नरेंद्र मोदी के दौरे पे गया हुआ था और वहां कहा कि जो 100 फुट नीचे बंकर थे उसके अंदर भी इजरायली मारे गए हैं। मीडिया पे टोटल कंट्रोल है। जो CNN के 2 नुमाइंदे वहां गए जो तुर्की के लोग थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये क्यों? ताकि कोई बात बाहर ना आ सके। इस टाइम पे खलीजी ममालिक के अंदर टोटल ब्लैकआउट है। बिल्कुल इस तरह की बातें बाहर आने से रोकी जा रही हैं। अब्दुल्ला साहब, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। सुपर पावर जिसे अपने हथियारों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा नाज है, बड़ा मान है, अब ओवल ऑफिस में दुआओं तक बात पहुंच गई है। इवेंजेलिकल पादरियों की दुआ को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ट्रंप इंतजामिया अब इसे बाकायदा मजहबी टच देने की भी कोशिशों में है? ट्रंप इंतजामिया कर ले, मजहबी टच दे दे, उसको जो मर्जी कर ले, लेकिन ये याद रखिए कि पूरी दुनिया का एक जो सिस्टम है, आप देखें कि पहले ही गजा के हवाले से पूरी दुनिया की ओपिनियन डिवाइडेड थी और खुद अमेरिका के अंदर 70 लाख लोग गजा के हवाले से बाहर निकले, जिसका मतलब है कि जमहूरियत इस टाइम पे गजा के ऊपर जुल्म और सितम और जेनोसाइड के खिलाफ है। दूसरी जानिब सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन के ईरान निकला है और अगर ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आगे कुछ देर और चलता है तो दुनिया की कई कुव्वतें उसके साथ आके खड़ी हो जाएंगी जो अपना असला टेस्ट करना चाहेंगी रियल वॉर टाइम के अंदर। और साथ ही साथ वो आप याद रखें कि इस सब में रूस को विंडफॉल जिसको कहते हैं ना कि मुनाफा हुआ है, वो तेल की कीमतें बढ़ने से, जो उनको तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फायदा हुआ। तो रूस उस जैसे यूक्रेन की जंग का आपको याद है कि वो तो फंड उनको वहीं से आ रहा था तेल की कीमतें बढ़ने से। तो अब ये जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं इसका रूस को फायदा होगा। रूस जिस तरीके से ईरान के साथ सपोर्टिव नजर आ रहा है और जो चाइना नजर आ रहा है, फैसला कर लिया गया है कि अमेरिका को मजीद जलील करके इस खित्ते से बाहर निकालना कर लिया गया है कि अमेरिका को इस खित्ते से बाहर निकालना है। फैसल शाह साहब, इसराइल ने तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी मरकज को निशाना बनाया। इससे पहले हमने गजा में नस्ल कुशी के दर्दनाक मनाजिर देखे हैं। क्या अब आपको ईरान में भी ऐसा ही रिप्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखें, ये जो जंग शुरू हुई है ना, इसका पहला अटैक किया था, आप ये देखिए, पहला टारगेट क्या था जी। मिनाब में बच्चियों का स्कूल था, 180 बच्चियां वहां शहीद कर दी। दूसरा टारगेट क्या था? तेहरान में एक हॉस्पिटल था जिसको टारगेट किया गया और वहां मरीजों को और जो तिब्बी हमला था उसको शहीद किया गया।
तो ये तो जंग ही बिल्कुल गलत पैराए में शुरू की गई है, गलत जवाब पे शुरू की गई है। और ईरान में और खत्ते के बाकी ममालिक में बहुत फर्क है। आप पैलेस्टीन को तो छोड़ ही दीजिए, मैं कहता हूँ बाकी जितने भी खत्ते के ममालिक हैं वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। ईरान 47 साल से सैंक्शंस में है, उसके बावजूद आप आज उनकी अगर मिलिट्री पावर देख रहे हैं जी, सुई से लेके पानी के जहाज तक वो बनाते हैं, जो उनकी रेजिलियंस आप देख रहे हैं। रेवोल्यूशन में काफी जानें जाया हुई, उसके बाद 8 साल इराक से जंग लड़ते रहे, काफी जानें जाया हुई। बीच में ऐसे कई वाकयात है जिसमें इनके ऊपर बुरा वक्त आया। फिर पिछले साल जून में इसराइल से लड़ी। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को मिलिटरीली चैलेंज किया है, और सिर्फ चैलेंज नहीं किया बल्कि लड़ाई भी की। तो ईरान कोई ऐसा मामूली मुल्क नहीं है, 5000 साल पुरानी उनकी एक हिस्ट्री है, और इस खित्ते पे रूल करने की हिस्ट्री। तो एक प्राइड है, एक नेशनलिज्म है। बिल्कुल प्राइड है फैसल साहब। और हम ये देख भी रहे थे कि अली लारेजानी साहब ने भी ये कहा कि हम तो 47 साल से आपसे जंग की तैयारी कर रहे हैं, आप आए, हम जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स लेकर बैठे हुए हैं। शाह साहब, इस पे भी आपका कमेंट चाहेंगे कि मगरबी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा है। ये बढ़ती जंग का एक इशारा है, अमेरिका का रद्द-ए-अमल होता हुआ आप देख रहे हैं, बड़े प्लेयर्स भी अब इसके अंदर आ सकते हैं, या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यूक्रेन वाले मामले पर स्कोर सेट किया जा रहा है इस तरह की खबरें देखकर? देखिए, 2-3 चीजें इसमें। एक तो ये कि मुझे ये पता है कि चाइना का जो बेदू 3 सिस्टम है वो ईरान यूज कर रहा है, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का सिस्टम, जिससे डायरेक्ट इनकी जो पिन पॉइंट टारगेटिंग हो रही है वो उसकी मदद से हो रही है। अच्छा, अगर रूस इंटेलिजेंस जी, बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और देखना ये है कि ये कशीदगी किस हद तक बढ़ती है, और जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी कहा कि तय हो गया है, फैसला हो गया है कि अमेरिका को जी खित्ते से बाहर निकालना है। और जिस तरह से हम उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद देख रहे हैं, फैसल शाह साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि शिया सुन्नी वाली जो लकीर किसी ने खींची थी ना, वो मिटती दिखाई दे रही है। सब मुत्तहिद हो गए हैं मुत्तहिद सारे हो गए इस हमले के बाद, और वो देख रहे हैं कि अगर ये कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं तो फिर क्या वजह है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा ना करें। तो जनाब, देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। एक बार फिर से सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, एक ऐसा दिन जो तारीख़ इस्लाम में कई हवालों से निहायत अहमियत रखता है। आज के दिन हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी पाकीज़ा ज़िंदगी, कुर्बानी, इल्म, मोहब्बत और अज़मत की रोशन मिसाल थी। वो हस्ती जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। वो हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। वो हस्ती जिन्होंने दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिनकी ज़ात मुबारका क़यामत तक उम्मत मुसलमा के लिए हिदायत, हिकमत और रोशनी का मीनार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल एक लम्हा फ़िराक था, जब उम्मत एक अजीम मुअल्लिमा, एक दाना मुशीर और एक बेमिसाल शख्सियत से महरूम हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई महज एक शख्सियत का जुदा होना नहीं था, बल्कि एक पूरे अहद का खात्मा था। वो अहद जो इल्म हिकमत का एक रोशन चराग था, वो अहद जो दीन की तरवीज का सरचश्मा था, वो अहद जिसने उम्मत को रास्ता दिखाया और जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों को मुनव्वर कर रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा सिर्फ एक तारीख़ी बाब नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए मशअल राह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें क्या दर्स देती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जो उन्हें तमाम उम्महातुल मोमिनीन में मुमताज़ करता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। मुख्तलिफ़ अजीम शख्सियात को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उनकी शख्सियत का कोई ना कोई पहलू ऐसा ज़रूर होता है जो ना सिर्फ उनके अपने खित्ते वालों को पर बल्कि पूरी वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी हमा जहत,
हमागीर और कसीरुल सिफ़ात और कसीरुल जिहाद हस्ती हैं कि जिस हवाले से भी आपका जिक्र खैर किया जाए तो खैर और बरकत के सूते ही फूटते नजर आते हैं। और आप कुरान करीम ने अज़वाज मुताहरात के हवाले से 2 बुनियादी उसूल दिए हैं। एक तो ये कि ये उम्मत की माएँ हैं, जिस तरह बच्चे माँ से सीखते हैं ऐसे इनसे सीखें, उसमें मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं की गई। और दूसरी बात, अल्लाह ने फरमाया कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी के घर वालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारी निस्बत भी ख़ास है, मकाम भी ख़ास है, मिशन भी ख़ास है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैक वक्त आलिमा है, मुफस्सिरा है, मुहद्दिसा है, फ़कीहा हैं, मुज्तहिदा हैं, मुदब्बिरा हैं और मुहक्किका हैं। आपकी हयात के 3 अदवार हैं, एक वो पैदाइश से निकाह तक, दूसरा निकाह से नबी पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने तक, और तीसरा नबी पाक के बाद से लेकर आपके विसाल तक जो 47 ईयर्स आप पूरी स्टेट की मुअल्लिमा थीं, मेंटोर थीं, इंस्ट्रक्टर थीं। बड़े बड़े जलील कदर सहाबा अपने इल्मी, समाजी, फ़िक्री और सियासी मामलात में रहनुमाई लेने के लिए औरत मर्जाए खलाइक हो, ये न सिर्फ मुस्लिम बल्कि इंसानी तारीख़ का पहला कारनामा है जो उम्मुल मोमिनीन की ज़ात में हमें नज़र आता है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हस्ती हमें ये भी बताती है कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, उनकी क्या डिग्निटी है। आज उज़ैर साहब बिला मुबालगा पूरी कायनात के 2 अरब मुसलमान के तकवा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनके कदमों की गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते, तो इससे अंदाज़ा कर लिया जाए। और कुरान करीम ने देखिए सूरह अहज़ाब में हमें ये बताया, जो अहले ईमान मर्द और औरतों की सिफ़ात बयान की गई हैं, मोमिनीना वल मोमिनात, मुतसद्दिकात, साइमात, ज़ाकिरात, खाशियात, वो सारी क्वालिटी बैक वक्त किसी औरतों के हवाले से नज़र आती तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में नज़र आती हैं। और सहाबा किराम फरमाते थे जब हमें किसी मसले का इल्म ना होता तो उम्मुल मोमिनीन के पास आते और सही जवाब पाते। और आप अपने दौर की बड़ी खतीबा भी थी, फसाहत और बलागत जब आप गुफ्तगू करती तो फिर आपके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। और इमाम ज़ोहरी जो खुद फ़िक़्ह, हदीस और सीरत के इमाम हैं, वो फरमाते हैं अगर पूरी उम्मत की ख़वातीन के इल्म को इकट्ठा किया जाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का इल्म उनसे भी ज़्यादा है। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी गई, हालांकि आपकी अपनी औलाद नहीं थी, तो इसके पीछे क्या हिकमत? ये आपके वैसे तो आप पूरी उम्मत की माँ हैं, आपके भांजे जो थे अब्दुल्ला, उनके नाम पर आपकी कुनियत है। और आपने अपने भांजों को जिस तरह ट्रेन किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर को, वो फिर आगे इल्म और सीरत और सियासत और समाजियात के इमाम बने हैं। तो इस वजह से आपको उम्मे अब्दुल्ला कहा जाता है। और फिर हकीकत देखा जाए तो आप सारी उम्मत की माँ हैं। अच्छा, आप देखिए कि अमूमन हम लोग जो देखते हैं, जो अलूम व फ़नून की दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो लोग समाजियात से थोड़े से कटे हुए होते हैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन कैसी आलमगीर एक कम्प्रीहेंसिव लेडी हैं कि आप अलूम व फ़नून के हवाले से दीन इस्लाम का 1/3 आपसे मरवी है। 2210 हदीस आपकी मरवियात हैं। और लेकिन इसके बावजूद समाजी पहलों में जो सहाबा किराम, जो ताबईन मुख्तलिफ सियासी समाजी ओहदों पर थे, खतूत लिखकर उनकी रहनुमाई करती थी। और फिर आपकी सखावत एक एक दिन में उज़ैर साहब 80-80 हज़ार से 1-1 लाख दिरहम तक खर्च करती थी गरीबों, मस्कीनों, नादारों, मोहताजों के लिए। आपका घर दारुल अमान था। और फिर आप ये भी देखिए ज़ुहद व तकवा कैसा था। अक्सर रातों को जागती और रोज़ा रखती और अल्लाह की बारगाह में ऐसी आर्जी करती, कहती या अल्लाह मैं एक दरख्त होती जो हमेशा तेरी तारीफ़ में रत्बुल लिसान रहती। और 17 रमज़ान 57 या 58 हिजरी को आप पर्दा फरमा गई, लेकिन उनके इल्मी फ़यूज़ात ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो सुबह क़यामत तक जारी रहेंगे। और जमी हदीस, सीरत और फ़िक़्ह का जो ज़ख़ीरा है, जो हमारी बेसिक्स हैं उलूम इस्लाम की, उसमें हज़रत आयशा की मरवियात एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर नज़र आती हैं। बेशक। तो आज ना सिर्फ आज असरे हाजिर में, लम्हा मौजूद में ख़वातीन को नहीं, मर्दों को भी ज़रूरत है कि उस्वा आयशा सिद्दीक़ा से फैज़ लें। या मैं एक और बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं करूँगा। देखिए कुरान करीम में 3 मिसालें दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया। हज़रत सईदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर तोहमत लगी तो आपके बेटे ने शीर खारगी में जवाब दिया। उम्मुल मोमिनीन के हवाले से कुछ लोगों ने बदजुबानी की तो खालिक़े कायनात ने जवाब दिया। क्या आपका मकाम व मर्तबा है। सूरह नूर की 10 आयात आपकी पाकीज़गी। और मोहतरमा ज़हन में रखें कि ऐसी पाकीज़ा खातून
कि उनका जिक्र करके हमारी तबीयतों में पाकीज़गी आ जाती है। बिल्कुल जी, वही फैज़ आज हम भी हासिल कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुमैरा के प्यारे लक़ब से पुकारा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका जो ताल्लुक़ था, ज़रा उस हवाले से भी बताइएगा, जो आज के मियाँ बीवी के लिए भी मशले रहा है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया कि फैमिली लाइफ के पर्सपेक्टिव में आप देखिए, हालांकि उम्रों का तफावत है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत है कि आप जब उनके घर में होते, सहाबा को पता होता था कि हजूर पसंद फरमाते हैं कि मैं आयशा के यहाँ क़याम करूँ, तो तोहफे ताहिफ जिस दिन हजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर होते वहाँ भेजते। और किसी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आपसे पूछा, अम्मा जी हुजूर कैसे थे? फरमाने लगी, काना खुलुकुहुल कुरान, कि हुजूर का खुल्क तो कुरान ही है। इससे पता चलता है कुरान के जितने जमी उसूल हैं, एक अजीम करैक्टर के उम्मुल मोमिनीन उनको जानती हैं। और फिर लोगों ने पूछा, अम्मा जी हुजूर घर में क्या करते थे? जहाँ असरी मुआशरे में उन मर्दों के लिए तरगीब है, तलकीन है कि फरमाती कि हुजूर हमारे साथ घर में काम काज कर दिया करते थे। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनके खाने पीने के अलावा उनके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल करते थे। बुखारी की हदीस है उज़ैर साहब कि ईद के दिन हबशियों के जो करतब थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको दिखाए और उनके साथ दौड़ भी लगाते। ये बात करना आज के दौर में इतना ज़रूरी है कि मगरिब में, वेस्ट में या कहीं भी ये पढ़ाया जाता है कि ख़वातीन को शायद दीन इस्लाम में घरों तक महदूद रखा जाता है। इससे बड़ी मिसाल, खूबसूरत मिसाल क्या पेश की जा सकती है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सफ़र पे गए तो फरमाया, आयशा और दौड़ लगाते हैं। कितनी अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया, लेकिन ज़ौजा के साथ सलूक तो देखिए। दौड़ लगाया तो हत्ते आयशा आगे निकल गई, रसूलुल्लाह की शफकत थी कि आगे निकल गई। कुछ दिन बाद फिर आपने फरमाया, आओ आयशा आज फिर दौड़ लगाते हैं। फिर नबी पाक आगे चले निकल गए, फरमाया ये आयशा उस दिन का बदला है। फिर बाज़ दफ़ा सहाबा दावत देने के लिए आते, फरमाते मैं या आयशा भी, वो कहते हजूर एक ही बंदे का अरेंजमेंट है। फरमाते नहीं, आयशा के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। इससे ये पता चला कि आउटिंग के लिए जाना, एंटरटेनमेंट के लिए जाना, अपनी अहलिया को तरजीह दी जा रही है। आज का असली मुआशरा अगर क्या ही अच्छा हो ज़ैर साहब, हम शादी की तैयारियों में, हम बच्चे की शादी करते हैं तो कितनी तैयारियां होती हैं। अगर एक महीना ये भी तैयारी कर दें, उनको उसवाए आयशा सिद्दीक़ा और उसवाए नबी करीम इस पर्सपेक्टिव में पढ़ा दिया जाए तो यकीनन जिंदगी खुशगवार हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से कोई गाइडेंस भी नहीं दी जाती, बताया नहीं जाता। ख़वातीन को तो गाइड किया जाता है कि ब्याह के आगे जाना है, मर्दों की भी शायद उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं हो रही थी कि शौहर कैसे बनना है। शौहर के, मैं यहाँ पर एक बात और अर्ज करना चाहूँगा कि कितनी एक दूसरे की नफ्सियात जानते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जब तुम नॉर्मल मूड में होती हो ना तो कोई बात होती, कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम। जब जरा तुम्हारा मूड दूसरा होता है तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। मुझे पता चल जाता है तुम्हारे कोई मूड में तब्दीली आई। और हत्ते आयशा हुजूर की कितनी नफ्सियात को जानती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। इधर आप दुआ करते हैं, इधर अल्लाह पूरी कर देता है। यानी हुजूर उनको डीपली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और वो नबी पाक को कैसे। ये एक फैमिली लाइफ का, बल्कि ये कह लीजिए कि मुस्लिम हिस्ट्री में नहीं बल्कि होल ह्यूमन हिस्ट्री में बेस्ट कपल जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस ब्यूटीफुल कपल है। और आज के जो मैरिड लाइफ जब आगाज होती है तो इनको पढ़े ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। बिल्कुल उनको पढ़ना बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। और नाज़रीन, वक्त हो गया ब्रेक का, आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। डेली हम आपके लिए लेकर आते हैं मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपीज़ और इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है क़रशी जामे शेरी सबरोसो ने। और साथ ही साथ हमें ताउन हासिल है डालडा का, जो कि हमारा और हमारी माओ का एतमाद है, और हमें स्पॉन्सर किया है कनौर ने भी। तो मैं आज वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, मैं बुला लेती हूँ हमारी सबकी शेफ अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही कुछ प्योर देसी डिश बनने वाली है। बिल्कुल, आज एक देसी डिश बनेगी, आप कह लें कि मुगलाई टाइप की, जिसमें थोड़ा सा रिच फ्लेवर होगा। तो आप इसका नाम रिवील कर देते हैं फटाफट ना। हाँ। तो नाम बेसिकली इस रेसिपी का है, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन चीज़
हांडी। अब आप इसको कढ़ाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हांडी इसलिए है क्योंकि हम इसमें बोनलेस कट जो है वो यूज़ कर रहे हैं क्यूब्स कट में। वो इसलिए भी जब आप हांडी बनाते हैं तो आपके लिए खाने में बड़ी कन्वीनियंट होती है। और आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये इंस्टाग्राम पे वायरल रेसिपी है। और पूरे इंस्टाग्राम आप जब भी खोलो तो एक चिकन चीज़ हांडी की रेसिपी एक आपको पॉप अप होकर ज़रूर नज़र आती है, तो वो यही है। और बाहर आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन घर में आप उतने ही बजट में ढेर सारे लोगों के लिए जो है मतलब 7-8 लोगों के लिए खाना बना सकते हैं। तो बेहतरीन हो गया। फ्लेम को कर लेते हैं। हाँ जी, आप डालडा ले आए और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ना बदले ज़माने और ना ही बदला डालडा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम इसमें बटर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा और, बस दैट्स इट। और इसमें तकरीबन हम 30 ग्राम्स के करीब जो है वो बटर का डालेंगे। अब इसी से ही बेसिकली रिचनेस, और क्योंकि इसमें क्रीम भी जा रही है तो क्रीम भी जब एंडिंग पॉइंट पे होती है तो उस वक्त उसका भी थोड़ा सा जो है ऑयल रिलीज़ होता है। तो आपने बहुत ही ध्यान से जो है अपनी रेसिपी के अंदर ऑयल का कंटेंट रखना है। जैसे ही थोड़ा सा बहुत कम डालें, बटर आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बटर और ऑयल दोनों ही कम डालेंगे ना। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो और बटर के लिए भी ऑयल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले बटर को डालते हैं तो बटर के बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि बटर बर्न हो सकता है, तो बर्निंग की साइड पे वो जा सकता है, तो ऑयल उसको थोड़ा सपोर्ट करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट। इसमें हम तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है। सिंपल रेसिपी है, सिर्फ अनियंस और जिंजर गार्लिक की पेस्ट के साथ ही इसकी जो है ना ग्रेवी रेडी होगी। और अब हम इसको डाल देते हैं और इसको इतनी अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन और उसको डालकर उसकी अच्छी तरीके से करेंगे भुनाई। अच्छा, पाकिस्तानी खानों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मुझे लगता है सिर्फ भुनाई। यही इसके अंदर जो है वो कहते हैं ना कि की इंग्रेडिएंट। आपका अगर पाकिस्तानी खाना आपको अच्छा चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आपने खाने की भुनाई बहुत अच्छी करनी है, कि हर चीज़ का फ्लेवर जो है बिल्कुल वो परफेक्ट होना चाहिए। 80 साल से भी ज़्यादा माओं का डालडा पर बेहद भरोसा डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 1 kg के करीब, और इसको डालकर अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस डालकर फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है हार्डली कोई 6 से 8 मिनट के लिए, कि चिकन अच्छी तरीके से जो है वो हाफ डन हो जाए। अब इसमें जाएगा जी सूखा धनिया तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और जीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। दैट्स इट। बिल्कुल थोड़ी सी हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। आप इसके अंदर वाइट पेपर डालें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। और उसके बाद लास्ट में ऐड करेंगे। जी, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो है हमारा चिकन तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है इसी ऑयल में, और अपना चिकन पानी जब रिलीज़ करेगा तो उसी में ही तकरीबन चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो चिकन तकरीबन बन चुका है। चिकन अभी हमारा फ्राई हुआ है बेसिकली मसाले में। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब योगर्ट जाएगा इसके अंदर, और साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे तब तक जब तक हमारा पानी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे अपने। तो हम इसकी दही में अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चिकन विथ बोन यूज़ कर रहे हैं तो उसको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे कुक होने में, और बोनलेस को 7 to 8 मिनट्स लगते हैं कुक होने में। तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसकी लिड को अच्छी तरीके से कवर करके रख देंगे, और इसको इतना पकाएंगे अनटिल अनलेस आपका चिकन बिल्कुल रेडी ना हो जाए। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से कवर, और लास्टली जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में मैं और शेफ अनम आपको वेलकम कहते हैं। चिकन चीज़ हांडी हमारी तैयार हो रही है। बिल्कुल, और ऑलमोस्ट मतलब के बनने के प्रोसीजर में है, और हार्डली 2 से 3 मिनट में हमारी जो है
वो वाइट चिकन चीज़ हांडी रेडी हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे पहले, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम का, तकरीबन 1 कप इसके अंदर क्रीम जाएगी, या अकॉर्डिंग टू आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा क्रीमी नहीं पसंद तो आप बेशक 2-4 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिचनेस चाहिए तो फिर आपको फिर तकरीबन इसमें आधा पैकेट के करीब जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम करेंगे फ्लेम को ऑन, और सिर्फ एक दफ़ा इसको हल्का सा हम बॉईल करेंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी जो इसका कहते हैं ना कि की इंग्रेडिएंट है लास्ट वाला, वो है जी चीज़। आप चीज़ अगर इसमें मोज़रेला डालेंगे तो उससे बहुत अच्छे से स्ट्रिंग्स आएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी गुइनेस चाहिए तो उसके लिए आप इसके अंदर जो है वो चेडर चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो चिकन चीज़ हांडी हमारी तैयार हो रही है। बिल्कुल। अनम, आज ड्रिंक में क्या है? आज ड्रिंक में एक बड़ी ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। अच्छा। बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं एप्पल शेक, बट एप्पल शेक को हम ट्विस्ट करेंगे कशी के जामे शीरी के साथ। तो ये एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एक इनोवेटिव रेसिपी हो जाती है कि, लेकिन जो बच्चे हैं उनको एप्पल शेक पिलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए जो है जामे शीरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो सेब खाते भी नहीं है। मैंने बड़े Exactly, ऐसे लोगों हाँ। को सुना है कि उन्हें सेब नहीं पसंद, हालांकि सेब बड़ा हेल्दी होता है, बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि अगर आप सेब का शेक बना रहे हैं तो हाँ। वो करशी जामे शीरी ऐड करते हैं तो वो इतना अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है कि जिसको सेब नहीं भी पसंद ना, वो जरूर ये शेक बिल्कुल। और बच्चों को वैसे भी ज़रा कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं, तो उस हिसाब से अगर आप उनको ये खिलाएंगे तो वो फिर पिलाएंगे इनफैक्ट, तो वो उसको जो है वो एंजॉय करेंगे। अच्छा, हम इसको यूज़ करेंगे विद स्किन, लेकिन आप चाहें तो इसको विदाउट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो और एप्पल्स का भी जो चॉइसेस है वो आप ग्रीन एप्पल या फिर आप रेड एप्पल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शेक्स के ऑप्शन में एक सबसे मज़ेदार शेक जो बनता है एप्पल और बनाना के साथ, बहुत अच्छा शेक होता है, और ये पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसमें किसी किस्म का भी कोई भी कहते हैं ना कि कोई शुगर नहीं ऐड करे, तो अगर आप जिम जाते हैं तो वो पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। शरीर भी जरा हैवी करना पसंद नहीं करते, Exactly, हाँ। तो वो भी ये शेक पी सकते ये हैं। कंप्लीट मील है, हैवी हाँ। ड्रिंक है। ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, इसके साथ आपको कुछ और खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अगर आप 3 से 4 एप्पल्स यूज करेंगे, मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 एप्पल्स 2 से 3 एप्पल्स, और इसको अच्छी तरीके से हम डालेंगे। इसमें दूध ऐड करेंगे, साथ में अगर आपने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है उसको फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए आप वो भी कर सकते हैं। इसमें वनीला आइसक्रीम भी आ सकती है। मतलब कि अब जब आप शेक्स बनाते हैं, चीनी ऐड करेंगे आप? चीनी मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि उसकी जगह हम करशी का जामे शीरी यूज करेंगे, जो कि उसको एक थोड़ा सा मतलब स्वीट इफेक्ट दे देगा। फ्लेवर है ना वो करशी जामे शीरी से आ जाएगा। हाँ जी। तो बिल्कुल मैं करशी जामे शीरी भी ले आती हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जितने भी इज्जा हैं वो सब के सब खालिस हैं, पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि चीनी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसकी जगह जो मिठास वाला जो एक फैक्टर है ना, वो करशी जामे शीरी इसमें ऐड करेगा। आप इसमें बेशक डाल दें करशी जामे शीरी। हाँ जी, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून आप इसके अंदर भर कर डालेंगे करशी जामे शीरी के, जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हांस कर देगा, और कलर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेंगे इसके। चलें डाल दें बिल्कुल, और दिल खोल के डालें बस। चलें, और ये मैं लास्ट एप्पल को भी जो है वो कट करके फिर हम मिल्क डाल के बस सिंपल इसको हम ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं। इसमें वनीला एसेंस का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ गया, बड़ा कमर्शियल आपको थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा। तो ये इसमें चला गया मिल्क, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जामे शीरी आप इसमें और ऐड करें, बस दैट्स इट। और आप इसको करेंगे मिक्स और ब्लेंड करेंगे। इसी टाइम में आप इसके अंदर जो है आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से करेंगे ब्लेंड। ले जी, अगर आप देख रही होंगी कि मैंने इसको ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा ब्लेंड किया है, क्योंकि इसमें एप्पल्स हैं और एप्पल्स को थोड़ा सा ब्लेंड होने में ज़रा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी ज़्यादा देर। बहुत ही इनोवेटिव सा ड्रिंक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एप्पल्स इसके अंदर एग्जैक्टली। तो ये जो है बच्चों को ऐसे ही लगेगा कि आपने उनके लिए कोई शेक बनाया है रेलेवेंट टू स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी, बट है बेसिकली इसके अंदर एप्पल्स।
तो ये हो गई है हमारी आज की एक रेसिपी रेडी, जो कि हमने कशी जामे शीरी के साथ बनाया था, एप्पल शेक। तो ये जो है आप पिएं और आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। मीनवाइल अपनी ज़रा चिकन चीज़ हांडी की तरफ देखते हैं जी। ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम आते हैं इसकी प्लेटिंग, इसकी प्लेटिंग की तरफ आते हैं। और प्लेटिंग के लिए हम बाउल ले लेते हैं यहाँ से, और ये मैं स्पून ले लेती हूँ, मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट होगा। और इससे जो है हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। और इस तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं तंदूरी पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके साथ लें। वैसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ये पराठों के साथ ही एग्जैक्टली। और सहरी में अगर हांडी और साथ पराठा हो तो बेहतरीन सहरी बेहतरीन सहरी है। और ये हो गई है रेडी। और इसके ऊपर करेंगे फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन। और इस पे जाएगी ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा आएगा इसके ऊपर फ्रेश जिंजर। तो ये हमारी आज की रेसिपी हो गई है रेडी। चिकन चीज़ हांडी रेडी हो चुकी है। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई है रेडी, जिसमें हमने आज बनाई थी वाइट चिकन चीज़ हांडी और उसके साथ हमने बनाया था कशी जामे शीरी के साथ एप्पल शेक। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी, क्योंकि चिकन चीज़ हांडी जो है वो थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि ट्रिकी सी है, डिफरेंट तरीके से बनाई है। एग्जैक्टली। तो मैं इसको इनोवेटिव से डिश थी। तो एक दफ़ा से आप दोबारा से नाज़रीन को बता दें कि आपने क्या क्या इसमें ऐड किया। बेसिकली हमने सबसे पहले ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा जो है हमने बटर ऐड किया, उसको थोड़ा सा थोड़ी देर कुक किया कि हमारा बटर जो है वो बिल्कुल भी बर्निंग साइड पे ना चला जाए। उसके बाद हमने अनियंस को ब्लेंड करना है। अब देखें जन्नत, याद होगा कि हमने इनिशियल टाइम पे एक डिस्कशन की थी कि अनियंस को अगर हम स्लाइसेस लाइक हाफ मून में कट करके या फिर हम ब्लेंड करें या फिर हम उसको चॉप करें तो उसका इंटायर डिफरेंट फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी में इसके पीछे लॉजिक क्या है? काफी लोग कहते हैं कि अनियन को आप जिस तरह से कट कर रहे हो उसकी शेप बहुत मैटर करती है उसके टेस्ट के लिए। बिल्कुल। अब जैसे ये एक आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हांडी की एग्जांपल है। इसमें अगर आप अनियंस को हाफ मून में कट करेंगे तो जब आप उसको खाएंगे तो वो अनियंस साबत साबत आपको नजर आएंगे ग्रेवी में, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो चाहिए ही नहीं है। एक रिक्वायरमेंट होती है हर रेसिपीज के, जो स्टेप्स होते हैं वो किसी रीज़न पे ही होते हैं। जैसे कि कढ़ाइयाँ, वोक्स जितने भी हैं, ये हर चीज़ अगर हम डिफरेंट में बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका कोई रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ का अलग टेस्ट है, अलग जायका बनकर निकलता है। तो इसलिए प्याज़ों को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। टमाटर बिल्कुल भी हम इस रेसिपी में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वाइट हांडी है। तो वाइट हांडी में मसाले भी बहुत कम जाते हैं और उसके अंदर जो है बेसिकली, क्योंकि अगर आप टमाटर ऐड करोगे तो वो जो कलर हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। क्योंकि टमाटर हमेशा हमारी रेड कड़ी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, और वाइट कड़ी के लिए हमेशा जो है आप योगर्ट बेस्ड, क्रीम बेस्ड, आप इस तरह की चीज़ों में रहते हैं। और उसमें अनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवी बनाने के लिए। उसके बाद हम अनियंस को अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारे अनियंस लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद उसको 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। सौते करने के बाद बोनलेस चिकन, अब बोनलेस चिकन जब आप डालेंगे तो उसका टाइम पीरियड कुकिंग का अलग होगा। अगर आप चिकन विद बोन यूज़ करेंगे या चिकन थाई यूज़ करेंगे तो उसका कुकिंग टाइम बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने उस हिसाब से अपनी चिकन की भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद मसाला जात में इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, इसमें नमक जाएगा, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। बिल्कुल 1/3 टीस्पून से भी कम हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। और अगर आपके पास घर में वाइट मिर्चें अवेलेबल हैं, सफ़ेद मिर्च जो होती है, तो वो आप इसमें डालें। उससे जो है आपकी रेसिपी को वो कहते हैं ना 14-15 चांद लग जाएंगे, तो वो अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो एग्जैक्टली तो वो आप करने के बाद आपने इसको पकने देना है 6 से 7 मिनट। जब आपका चिकन पक जाएगा, पकने के बाद हम उसमें योगर्ट को ऐड कर देंगे। योगर्ट अपना पानी रिलीज़ करेगी, थोड़ा सा पानी हम वैसे डालेंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। उसके बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो लास्टली हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करेंगे। अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी खाना नहीं पसंद तो आप 2 से 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्रीमी पसंद है तो हम 1 kg की रेसिपी के साथ आप तकरीबन हाफ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम का इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे
मोज़रेला चीज़ और उसको डाल के थोड़ी देर के लिए दम की आंच पे इसको सिमर होने देंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिमर हो जाएंगे तो इस पर थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालें, या फिर पाकिस्तानी खानों की जान होती है कसूरी मेथी, आप वो इसमें डालें और इसकी गार्निश करें हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ। थैंक यू सो मच अनम, आप डेली इतनी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम की इफ्तारी बड़ी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, आपको भी एडमायर करना चाहिए। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ अनम को दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। और आज ये जो ड्रेसेस हमने पहने हैं ये जे डॉट के मैंने कहा साथ साथ हम बता भी दें क्योंकि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं, हम यकीनन आप हमसे प्यार करते हैं देखने वाले, तो आपके लिए भी वही चीज़ पसंद करते हैं। वही चीज़ हम आपके लिए पसंद करते हैं। बहुत सारे इनामात हैं, नया सिलसिला शुरू हो रहा है आज है रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में जी जे डॉट लाया आपके लिए खुशियों और तोहफों का एक खूबसूरत मौका। हमारे खुसूसी रमज़ान क्विज़ में हिस्सा लीजिए, दुरुस्त जवाब दीजिए और जीतिए जे डॉट के नफीस और दीदा ज़ेब मलबूसात के खुसूसी गिफ्ट हैम्पर्स। तो प्रोग्राम के अख्ताम पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर लाइव कॉल करें और अपने जनरल नॉलेज के साथ साथ आप अपनी किस्मत भी आजमाएं। तो जो आज का सवाल है वो तो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में ही बताएंगे। अभी नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक में जहां हम अपनी रूह की सफाई करते हैं, वहीं नींद की कमी और पानी की मिकदार कम होने से हमारी जिल्द यानी स्किन काफ़ी मुतासर होती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि चेहरा ड्राई हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी शिकायत सुनने को मिलती है। बिल्कुल, और सहरी में उठना और फिर इफ्तार में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जिल्द पर काफ़ी भारी पड़ता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी तवज्जो से आप रोज़ों में भी अपनी जिल्द को निखार सकते हैं। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। रमज़ानुल मुबारक में तो चेहरे पर रौनक होती ही है, रोज़े रखने की एक रौनक होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हम चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं इफ्तार में या सहरी में, कुछ डाइट जो है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो स्किन ख़राब हो रही होती है, इसकी क्या वजह है? डिहाइड्रेशन हो जाती है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रमज़ान इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को किल कर सकते हैं। लेकिन एक मेजर गलती जो हम करते हैं सारा दिन की मेहनत के बाद वो ये कि इफ्तारी के टाइम हम तली हुई चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें, साथ में मीठी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। सो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो उस वक्त करना ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी लें विद मिंट एंड लेमन और इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और साथ में खजूर लें और थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दें फॉर 15-20 मिनट्स। तो उसमें होता ये है कि आपका स्टाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है और फिर आप जितना आपने नॉर्मली खाना होता है आप उतना नहीं खाते। और जब खाएं तो प्रोटीन्स लें, यू कैन हैव फ्रूट्स, यू कैन हैव वेजिटेबल्स, और फ्रूट जूसेस अवॉइड करें, फ्रूट्स खाएं और इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। अच्छा आयशा, हमें ये भी बताएं कि रमज़ान में रूटीन आपको पता है जिस तरह की होती है, इंसान थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में सो रहा होता है, तो कम नींद की वजह से आंखों के गिर्द जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या फिर आई बैग्स बन जाते हैं, इसका फौरी हल क्या है? कम नींद की वजह से और सॉल्टी फूड इनटेक की वजह से आइस की पफीनेस होती है, क्योंकि सॉल्ट के साथ वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में। और आइस पे इसलिए जल्दी नज़र आते हैं क्योंकि आइस बहुत सेंसिटिव है, दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। उसका बहुत ही क्विक सोल्यूशन ये है कि आप डीप पफ कर सकते हैं विद कोल्ड स्पून एंड क्यूकम्बर, टी बैग्स और कैफिनेटेड बेस्ड आई क्रीम्स यूज़ करें। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो उसमें यह है कि आप अच्छी डाइट रखें, सॉल्ट का इंटेक कम रखें एंड वाटर इंटेक अच्छा रखें ताकि ये मसला हो ही ना। सही आयशा, वाटर इनटेक की बात कर रही हैं। सहरी में हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि बस पानी पी ले क्योंकि पूरा दिन गुजारना है, तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। उसका कोई फ़ायदा होता है? हाइड्रेटेड रहते हैं हम पूरा दिन या बस वो पानी? जी एक साथ बहुत सा पानी पीने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बॉडी उसको उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और सादा पानी भी आप रमज़ान में ना पिएं। ट्राई करें कि आप मिंट वाटर लें या लेमन लें या फ्रूट्स की फॉर्म में आप वाटर इनटेक बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। तो सादा पानी लेने से वो कमी पूरी नहीं होती। और सॉल्ट के रिटेंशन कम से कम रखें।
नींद पूरी करें। नींद के पूरे ना होने से आइज़ की पफिनेस होती है, स्किन बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं कि इफ्तारी के बाद सहरी तक जागते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कैडियन रिदम है जो रात को एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है इस तरीके से नींद पूरी ना होने से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे स्वेलिंग होती है, डीमा होता है, आइज़ पे पफिनेस होती है, यू कैन हैव एक्नी, यू कैन हैव ड्राई स्किन, यू कैन हैव मूड डिसऑर्डर्स और भी बहुत से इश्यूज अराइज करते हैं। अच्छा आयशा, आपने एक्नी की भी बात की है, तो इसके पीछे एक्नी के पीछे क्या रीज़न है? ख़ास तौर पर रमज़ान में अगर ये होती है तो क्या कोई जो हम फ्रोज़न डीप फ्राइड फूड्स ले रहे होते हैं वो इसकी बड़ी वजह है? और साथ ही साथ इसका हल भी बता दें कि अगर हो गई है तो क्या करें? क्योंकि पकौड़े समोसे तो नहीं हम छोड़ सकते। पकौड़े समोसे बिल्कुल नहीं छोड़े जा सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा खाएं और उसको बैलेंस करने के लिए आप यू कैन हैव प्रोबायोटिक्स, दही का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, फ्रेश सैलड्स का इस्तेमाल करें, सो उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। और जितने भी शुगरी कंटेंट हैं, बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक्स जो लोग लेते हैं, डायरेक्ट शुगर इनटेक होता है, उसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, और जैसे ही स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है एक्नी ट्रिगर होती है। सो आजकल क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं विद एक्नी, और इन सबको मैं यही बात करती हूँ कि प्लीज़ अपना जो शुगर इनटेक है वो कम करें, और साथ में जो डीप फ्राइड फूड आप खा रहे हैं, आई वोंट से कि ना खाएं, वी कांट रेजिस्ट इट ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं। अच्छा आयशा, सहरी की अगर हम बात करें तो क्योंकि पूरा दिन हमने फिर भूख में रहना होता है, प्यासा रहना होता है, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करें जो सुपर फूड हैं, जो बहुत एनर्जेटिक है, कि ये बहुत हेल्दी हैं, खा लेने चाहिए? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सुबह उठ के वैसे मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को तो भूख नहीं लगती, लेकिन जिनको लगती है वो पराठे खाते हैं और इस तरह की ऑयली स्टफ़ खाते हैं। तो आप अपने सहरी का आगाज़ करें विद प्रोटीन रिच फूड, यानी कि अंडों से। अब उनको आप स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स, बहुत ज़्यादा तल के और इस तरीके से ना खाएं। यू कैन हैव योगर्ट, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है जो पूरा दिन आपके गट को हेल्दी रखता है। एंड यू कैन हैव फ्रूट्स, और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें मॉर्निंग में। अच्छा आयशा, क्या रोज़े की हालत में चेहरे पे क्लेंजिंग या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन है तो? इस पानी पिए, क्योंकि आपको अंदर से कमज़ोरी है, अंदर से डिहाइड्रेशन है, आप उसको वाटर इनटेक से कम करें। और मॉइस्चराइज़र डोंट बी एग्रेसिव विद योर स्किन एंड स्पेशली इन रमज़ान, और बहुत से नए प्रोडक्ट्स ट्राई ना करें क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है। एग्रेसिव होना है तो फिर डिस्टर्ब होने का चांस ज़्यादा होता है। जी सॉरी, अगर आप कह रही हैं एग्रेसिव होना है, ये मॉइस्चराइजर पे ना हो, फिर आप इंटरनली आप अपना वाटर इनटेक जो है वो ज्यादा you can have antioxidants, you can have lots of vitamin C, mint, you can have berries in your actually डाइट आपका मेन रोल प्ले करती है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वो आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, बालों में, मूड में नजर आएगी। सही। So diet is your first thing। आयशा, डाइट की तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि रमज़ान में एक बहुत परफेक्ट जो है हमें रूटीन मिल जाती है कि हम अपना डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं। लोग बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो वो देखें ना, ये रोज़ा हमें कितनी शिफा भी दे रहा होता है, स्किन भी ग्लो हो रही होती है, डाइट भी अच्छी हो रही होती है। इस तरह के जो प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं हम, हाइड्रा फेशियल हो गया, स्किन ग्लो ट्रीटमेंट्स हो गए, ये कितने बेनिफिशियल होते हैं, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? देखिए, आप स्किन को एक पौधे की तरह लें कि उसको पानी भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको सन भी चाहिए। तो इसी तरह एक तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स तो डाइट से ले रहे होते हैं, लेकिन दे आर प्रोसीजर्स जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, जिस तरह से आजकल हाइड्रा फेशियल्स हैं, दे आर रियली गुड, दे आर रियली हाइड्रेटिंग फॉर योर स्किन। देन वी हैव अदर प्रोसीजर्स, लेकिन ये फिर एक डर्माटोलॉजिस्ट अपने आपको क्लिनिक में ही सही बता सकेगा कि आपको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। बट यस, ये जेंटल प्रोसीजर है, आई थिंक एवरीबडी कैन गो एंड हैव इट, इट्स अ वेरी जेंटल प्रोसीजर। अच्छा आयशा, ख़वातीन का भी ये सवाल होता है कि अगर वो बाहर नहीं भी निकल रही, सन एक्सपोजर उनका इतना नहीं है, तो वो सन स्क्रीन घर में इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है जब वो किचन में हाई फ्लेम के सामने काम कर रही हैं? अच्छा, ये मेरे पेशेंट्स सुन रहे होंगे और उनको ये बात मैं बताती हूँ कि आपने सुबह उठते ही लगा लेनी है सनस्क्रीन। आप बेशक घर से बाहर जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो हमारे घर में लाइट सोर्सेज हैं और विंडो से जो यूवी लाइट पेनिट्रेट होती है, ये बहुत होती है आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन करने के लिए। और किचन में जब आप जाएं तो आप एक थिक लेयर सनस्क्रीन की अप्लाई करें, और उसके ऊपर मैं तो अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि फिजिकली कवर योर स्किन, क्योंकि मैंने देखा है जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं रेगुलर बेसिस पे, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है।
होती है। तो इस जी। चीज़ का बहुत ख्याल करें। अच्छा आयशा, हम जिस तरह बात भी करें कि डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मॉइस्चराइज स्किन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग ऑयल बहुत डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्किन पर, ये हार्मफुल है या ठीक है? क्योंकि कुछ लोग इस समेत सोशल मीडिया पे हम देखते भी हैं कि कोकोनट ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ठीक होता है स्किन के लिए? बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऑयल आपकी स्किन के पोर्स में जाके उनको क्लॉग करता है, और जब पोर्स क्लॉग होते हैं तो डेब्री कलेक्ट होता है एंड यू कैन हैव एक्ने, यू कैन हैव इन्फ्लेमेशन। सो बिग नो, ऑयल इज़ नॉट फॉर योर स्किन। बहुत से जेंटल क्लेंजर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो आपके पीएच बैरियर को डिस्टर्ब नहीं करते, पोर्स को क्लॉग नहीं करते, सो आप उनका इस्तेमाल करें। सही। अच्छा आयशा, हम देख भी सकते हैं माशाल्लाह से आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी लग रही है। कोई टिप दे दें हमें भी, ताकि हम भी ईद आने से पहले पहले ना कोई स्किन जो है अपनी अच्छी कर लें। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर। आप एक बहुत अच्छा और महंगा प्रोडक्ट 2 दिन यूज़ करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे, जैसे कि सन ब्लॉक है, वो आपकी हैबिट है कि आप यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन पे, लेकिन वो किस तरीके से यूज़ करना है वो आप डॉक्टर ही बता सकता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी किस तरीके से है। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सरसाइज का। बिल्कुल ठीक है, कोई टॉनिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप ये सारी चीज़ें करें अगर आप ग्लोइंग स्किन हासिल करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हैं। जी, अगर आप एक्सरसाइज और डाइट के बगैर सिर्फ स्किन प्रोडक्ट से आप अच्छी स्किन अचीव कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, स्पेशली फॉर लेडीज़ हु आर अबव 40 और वो मेनोपॉज के करीब जा रही हैं, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच जिस पे हमें नज़र रखनी होती है। बिल्कुल, हमें अपनी डाइट भी देखनी होगी और एक्सरसाइज भी करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ग्लोइंग स्किन जी थोड़ी सी मेहनत का काम है कि आपने रेगुलरली स्किन केयर करनी ही करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्ने हो गई है तो फिर आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जिस तरह एक्सरसाइज का उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप चेहरे पर लगाए जा रहे हैं और खाब समोसे पकौड़े रहे तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सदाए रमज़ान में। और आज 17 रमज़ानुल मुबारक, तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरा बाब जब सहराए बदर की रेत ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। एक तरफ वसाइल से लैस लश्कर था और दूसरी तरफ वो 313 जिनके पास हथियार तो कम थे लेकिन ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। उज़ैर, और इसे यौमुल फुरकान कहा गया है क्योंकि इस दिन हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी गई थी। ग़ज़वा बदर महज एक मैदान जंग की कहानी नहीं, बल्कि ये रब पर तवक्कुल और क़यादत पर कामिल भरोसे का नाम है। इस मार्के के असबाब और आज के दौर में इसके पैगाम को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर पीर सैयद हबीब इरफानी साहब। इरफानी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरकान यानी फ़र्क करने वाले दिन का नाम क्यों दिया गया है और इसकी अहमियत पर भी रोशनी डालिए। उज़ैर साहब, एक चीज़ देखिए कि मुसलमान मक्का मुकरमा में बहुत तंगी में और तकलीफ़ में थे। जब हिजरत हुई है और मुसलमानों को कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मुसलमान भी कुछ थोड़ा रिलैक्स मिला है, तो वो मक्का के लोग कुरैश जो हैं वो वैसे ही आपके वहाँ पहुँचने पर, मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर वो बहुत जुज़बुज़ थे, बहुत गुस्से की हालत में थे कि हमारा शिकार हमसे निकल गया। फिर जब मुसलमान वहाँ कुछ रिलैक्स में आए तो उनके लिए और तकलीफ़ का बायस बना। एक इसके मतलब जो पहले के वाक़यात हैं उसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली जो ये जंग हुई है, ग़ज़वा ये हुआ है, जो इसके कुछ मुहर्रकात 2-3 हैं। उसमें पहला जो इसका वजह बनती है वो ये है कि मक्का के तमाम लोगों ने, वो ताजर थे नहीं थे, अबू सुफियान एक काफ़िला लेकर चला था तिजारत का, और उसमें मक्का के हर शहरी ने जितनी उसके पास गुंजाइश थी उसने हिस्सा डाला था उसमें। और वो हिस्सा इसलिए डाला था कि ये मुसलमानों की इसकी आमदन जो होगी वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, असल रकम उनको वापस कर दी जाएगी। सही। एक ये हुआ, मुसलमानों तक भी ये बात पहुंची।
और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए कराम को इनकी मुख्तलिफ इलाकों में भेजते रहे, रैकी के लिए भेजा कि देखें ये काफिला आ रहा है या नहीं। तो उसमें एक दो वाक़यात हुए कि एक आदमी कत्ल हुआ, दो गिरफ्तार हुए। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक 12 लोगों का काफिला भेजा था आपने, और उन्होंने एक जगह, और वो उसमें हुर्मत वाला महीना अगले दिन से ही शुरू हो रहा था, लास्ट डे था। ये भी एक बहुत बड़ी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा हुआ था कि हुर्मत वाले महीने में मुसलमानों ने ये किया। उनका किया तो एक हदरमी था, वो मारा गया। उसके बाप का उमैया बिन खलफ के साथ मुआहिदा था। फिर 2 लोग गिरफ्तार हुए, उस्मान और नौफल। ये भी एक बहुत बड़े सरदार के बेटे थे। ये भी एक, जब मक्का में ये खबर पहुंची तो उस पर भी उनमें बहुत गम गुस्सा कैफियत आई। फिर उसमें यह है कि जो काफिला था अबू सुफियान का, शाम से वापस आ रहा था जो माल तिजारत लेकर, वो साइड से होकर निकल गया। लेकिन उस दौरान मक्का से ये लोग निकल चुके थे। अच्छा। रास्ते में कुछ लोगों ने ये कहा भी कि अब हमारा मकसद पूरा हो गया है, हमारे काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारे माल तिजारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि रास्ते में इसने अबू सुफियान ने कुछ तेज शुतर सवार जो थे उनको पैगाम देकर भेजा था कि मेरी मदद को आओ। SOS मैसेज भी दिया था, मक्का भेजा था। जब ये खबर पहुंची, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कि नहीं अब हम निकल आए हुए, और उनमें सबसे आगे अबू जहल था। मैदान जंग में भी पहुंच के जब मुसलमान 12 रमज़ान को निकले हैं मदीना मुनव्वरा से, और ये 17 रमज़ान को बदर के मैदान में पहुंचे, उससे पहले कुरैश पहुंच चुके थे। अच्छा। अब ये इसमें कुरैश, अब तादाद के हवाले से देखा जाए तो कुरैश ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा थे कि वो 1000 के करीब, और मुसलमान 300 समथिंग जी, क्योंकि उसमें ऊपर वाली तादाद में थोड़ा सा 313 ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन और भी रिवायात हैं इस बारे में। सही। अब इसको 2 चीज़ें इसमें बहुत वाज़ेह होती हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली और आपका रहम करम कि कुरैश ने आके ऊंची जगह जो थी उस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों के पास नशेब की जगह आई, पानी वहाँ नहीं था। सहाबा कराम ने गुजारिश पेश की तो आपने इरशाद फरमाया कि सब्र करो, यही हमारे लिए बेहतर होगा। जंग की रात, जंग के दिन से पहली रात वहाँ बारिश हो गई, और जो रेत थी वो बैठ गई, दब गई। जो ऊपर वाली जगह थी वहाँ फिसलन हो गई। पानी मुसलमानों ने महफूज कर लिया, छोटे छोटे तालाब बना लिए कि जानवरों के पीने के लिए और इसके लिए। अब उसको उसके बाद देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कि जो उस दौर का मरवजा कानून था, तरीका था जंग लड़ने का, आपने उसके मुताबिक पूरी तरतीब दी है कि बेशक तादाद में थोड़े हैं, लेकिन तरीका के सेंटर, राइट, लेफ्ट, तीनों चीज़ें उन आपने मुकर्रर फरमाई। तीनों जगह सहाबाए कराम को मुकर्रर फरमाया। और उसके बाद ये हुआ कि जब जंग हुई तो कुरैश की तरफ से 3 लोग आए, उतबा, शैबा और वलीद। ये तीनों ही आपस में रिश्तेदार थे। उतबा और शैबा भाई थे, वलीद उतबा का बेटा था। सही। इन्होंने आके चैलेंज दिया। 3 अंसार सहाबा निकले बाहर। इन्होंने पूछा कि कौन हो, उन्होंने कहा कि हम अंसार हैं, मदीना के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें तुमसे गर्ज नहीं है, हमें तो मक्का के लोग चाहिए, हमें कुरैशी चाहिए, हमें हाशमी चाहिए, जो हमारी टक्कर के हैं, हमारे लेवल के हैं, हम उनसे जंग करेंगे, हम तुम लोग हमसे बहुत कम तरजीह। ये इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा नहीं उबैदा, ये तीनों निकले। हज़रत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मुकाबला हुआ उतबा और वलीद से।
बाप बेटे से, और दोनों को कत्ल कर दिया। और तीसरा जो था शैबा, उसने इनको जख्मी कर दिया। ये दोनों फिर जब अपनी जंग से फार हो गए थे, गए और शैबा को भी कत्ल किया और उन्हें लेकर आए। उनकी विसाल भी इसी वजह से हुआ था, इसी जख्म की वजह से। सही। ये हुआ। उसके बाद और फिर इसी तरह से जंगें हुई, और फिर जब आम ऐलान हुआ या आम जंग हुई जी, तो उसमें फिर कुफार के बेशुमार लोग कत्ल हुए, 14 मुसलमान शहीद हुए, कफार के 72 से ज्यादा लोग। अब उसमें यह भी हुआ कि पहले ही चूंकि उतबा जो था वो उनका सालार था, उतबा के और ये शैबा, ये बहुत अमीर भी लोग थे, अपने कबीले के सरदार भी थे, और इनकी इज्जत और रख रखाव भी बहुत था। सर, जो 313 का लश्कर तकरीबन जो था, उनके लिए जो मदद और नुसरत ऊपर से उतरी जी, क्या वो तब तक ही महदूद थी या फिर आज भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मामला ये है, वो जज्बे की बात है, जज्बे की बात है। सही। कि क्या वो उस वक्त का जज्बा, कि ये मौका जब रात हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कीजिएगा, आपने सहाबा कराम को आराम करने के लिए इरशाद फरमा दिया कि सो जाओ, और खुद सजदे में गिर गए। और ये इरशाद के बारे लहा, ये चंद लोग तेरे नाम लेवा, अगर आज ना रहे तो तेरा कायनात में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने आपको तसल्ली दी कि अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला ने आपसे फतह का वादा किया है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, कि अल्लाह ताला ने बदर में आपकी नुसरत का वादा किया है, आपकी मदद का वादा किया है, और आप तादाद में थोड़े हैं। तो ये वादा भी, लेकिन आप वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहे। फिर जब ये सारा कुछ हुआ, उसमें 313 का जज्बा जो था जी, उसमें अब ये देखिए कि महाज और मऊज, दो भाई जी, छोटी उम्र के, उन्होंने आके एक साहबी से पूछा कि अबू जहल कौन है, कि तुम क्यों पूछ रहे हो, कि हमने, वो बहुत बकवास करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो हमने यह ऐहद किया कि हमें जहां नजर आएगा हम उसको कत्ल कर देंगे। अब वो एक ने एक वक्त में पूछा, दूसरे ने दूसरे वक्त में पूछा, एक ही मौका एक ही है, लेकिन पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। दोनों को जब ये पता चला, इरशाद फरमाया कि वो है अबू जहल। दोनों कहते हैं कि जिस तरह बाज झपटता है, इस तरह से वो तेजी से गए और अबू जहल को गिरा दिया। अब इनके तकब्बर की हालत ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद भेजा कि जाकर जरा अबू जहल का हाल पता करके आओ। वो गए, देखा तो ये जख्मी पड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसकी गर्दन पर पांव रखा, तो उसने वहां से कहा, वो चरवाहे देख जरा पांव कहाँ रख रहा। ये इनके तकब्बुर का आलम था। और नबी करीम के जो रहम का मामला था, और जो अस्करी तौर पर जो इन्होंने इंतखाब किया, या फिर जोग्राफियाई एतबार से आजकल हम देखें ना जो जंगों का माहौल है, तो उनके इंतखाब के हवाले से भी कुछ देखिए। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का मामला जो है जी, कि पानी पर मुसलमानों का कब्जा हुआ, आपने इरशाद फरमा दिया कि उन्हें भी लेने दो। दुश्मन, और ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती थी कि पानी रोक दिया जाए, आपने मना फरमा दिया, आपने उनको दिया कि पानी इस्तेमाल कर लो। दुश्मन के जानवर भी पिए, वो जानवर भी पिए और वो भी पिए। वाह वाह। और फिर इसके साथ करबला भी याद आता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो भी एक मकाम था। अच्छा हबीब साहब, हम देखते हैं इस जंग के बाद जो जितनी भी इस्लामी तारीख रही, उस पर फिर क्या असरात मुरतब हुए? देखिए, जंग के बाद एक तो ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के फौरन बाद जो मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार के इलाके थे, कबाइल थे, वहाँ के रहायशी थे या लोग थे, उनके साथ मुआहिदे किए आपने। ये जंग जब मुसलमानों ने जीती है, तो फिर एक तो वो लोग जो वो की कैफियत में थे कि इधर साथ दें या उधर साथ दें। अब ये है कि कुरैश का दबाव भी उन पर था। अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा गया था, उसके बाद भी लिखा गया, चूंकि ये मक्का की तवल्लियत की वजह से पूरे अरब में
ये इनकी इज्जत होती थी। तो उस इज्जत का इन्होंने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सही। और मुसलमानों के लिए इन्होंने हालात तंग करने की कोशिश की। खत लिखे, अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा या और लोगों को खत लिखे जो करीब के कबाइल थे, उनको खत लिखे। और उसके साथ साथ ये देखा जाए कि इस फतह के बाद वो लोग जो गो मुगो की कैफियत में थे कि हम इनके साथ जाएं या इनके साथ जाएं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे या वो फ़ायदेमंद होंगे, तो उसमें उनको एक वाज़ेह मिल गया। दूसरी ये कि मुसलमानों का एक मोरल बुलंद हुआ, मोरालिटी इनमें ज़्यादा आई। इनका जो सोच थी कि हम तादाद में थोड़े हैं, हमारे पास मादी वसाइल नहीं हैं, और उसमें ये भी हुआ कि जो माले गनीमत मिला वो भी काफ़ी हद तक था। तो उसको मुसलमानों के लिए फिर ये हुआ कि कुफार फिर एक मुकाबले की हैसियत आई। उससे पहले वो मुसलमानों को अपने मुकाबले पर नहीं थे। ये नुक्ता आगाज हुआ कि ये इसमें इस वक्त में कि मुसलमान भी एक एंटिटी है, एक हैसियत है, एक यानी कि एक ताकत उभर कर सामने आई। उनके पास ताकत का भी। बहुत खूबसूरत बातें हैं, वक्त की किल्लत है हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी इस जंगे बदर से सीखने की जरूरत है आजकल के कशीदा माहौल में, जहां लोग उसूल याद नहीं रखते, जंगों के उसूल याद नहीं रखते, पानी तक नहीं रोका। देखो तो ये जज्बा हो तो मदद भी आ सकती है, जज्बा हो तो मदद भी आ सकती है, यकीनन मदद भी आ सकती है और इंशाल्लाह मदद मिलेगी भी। नाज़रीन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपके साथ ऐसी खुशखबरी शेयर कर रहे हैं जिसका इंतज़ार हम पिछले 8 बरसों से कर रहे थे। हमारी कौमी खेल हॉकी के मैदान से वो खुशबू आई है जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी। मिस्र की सरजमीन पर हमारे जवानों ने न सिर्फ जापान को पछाड़ा बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा जवान हो तो 3-1 के खसारे को भी 3-4 की जीत में बदला जा सकता है। अली रज़ा का वो आखिरी पेनल्टी स्ट्रोक रोकना, यकीन माने दिल की धड़कनें रुक गए थे। बिल्कुल, और वो लम्हा पाकिस्तान हॉकी की ज़िंदगी का सवाल था। 8 साल का तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब 2018 के बाद अब हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन सवाल कि क्या हम सिर्फ क्वालिफाई करने पर ही जश्न मनाएंगे या वर्ल्ड कप जीतने की मंसूबाबंदी भी मुकम्मल है? भाई बहुत बड़ी बात है, ज़बरदस्त। हॉकी के मैदान में नाम रोशन करना बड़ी बात है। क्रिकेट में तो हम नाम नहीं रोशन कर पा रहे। इससे पहले देखें ना, थोड़ा सा पीछे आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जो टीम के साथ सलूक हुआ, हॉकी की जो टीम थी, किस तरह वो उन्होंने अपने काम खुद किए, होटल उन्हें नहीं मिल सका, ये सारी मिसमैनेजमेंट हुई और फिर उसके बावजूद जनाब क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान जो है जनाब अब एक इतने अरसे के बाद वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। तो होप्स पाकिस्तानियों की बड़ी हाई हैं। हमारा कौमी खेल है और इसमें हमने जनाब अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तो अब देखना ये कि क्या ये टीम भी जनाब किसी नए अहद का आगाज़ कर पाएगी और क्या ये हॉकी के अरूज का नुक्ता आगाज़ हम इसे कह लें, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसे कह लें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को मुकम्मल फैसिलिटेट करें। ज़बरदस्त बात यह है कि हमारा कौमी खेल लेकिन खुशखबरी तो हमने आपको सुना दी है। खुशखबरी तो हमने आपको सुना दी है। नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं और आज रात 12 बजे से पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों में महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान दाखिल हुआ है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, वो भी यकमुश्त। जी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 321.17 रुपये और डीजल 335.86 रुपये फी लीटर हो गया। इतना महंगा हो गया कि मेरे से बोला ही नहीं। तो सोचे खरीदते वक्त क्या होगा। हुकूमत कहती है कि मशरिक़ वस्ता की जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने इसे ये सख्त फैसला करने पर जी मजबूर किया है। लेकिन पर्दे के पीछे IMF का वो मुतालबा भी है जिसके तहत लेवी को 105 रुपये तक पहुँचा दिया गया है। सवाल ये है कि क्या हमेशा की तरह ये बोझ सिर्फ आम आदमी ही उठाएगा? माहम तल्ख हकीकत ये भी है कि हम इस वक्त ख़ित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। ये एहसास हमारे हिस्से में आया जो कि अच्छा नहीं है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को देखा जाए, बांग्लादेश में आप देख लें, सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। वज़ीर ख़जाना इस्तेहकाम का राग अलाप रहे हैं और वज़ीर पेट्रोलियम सऊदी अरब से आने वाले तेल के जहाज़ों की हमें खुशखबरियाँ दे रहे हैं। मगर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा करके महंगाई के सैलाब का रास्ता खोला है। आलमी मंडी में खाम तेल $92 तक जा पहुंचा और ट्रंप की मुदाखलत ने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर तवानाई उमूर डॉक्टर बशारत हुसैन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बशारत साहब आपको खुशामदीद कहते हैं।
सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की रोजाना की पेट्रोलियम मसनूआत की खपत कितनी है और पाकिस्तान इसे किन जराए से पूरा करता है? देखिए, पाकिस्तान जो है अपने जो जराए हैं पूरा करता है वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट के हैं, और कुछ तेल अभी जो है 1 या 2 इन्होंने टैंकर्स मंगवाए हैं अमेरिका से भी, और कुछ अर्सा पहले रशिया से भी कोशिश की गई थी कि वहाँ से भी ये तेल मंगवाया जाए। लेकिन बेसिकली जो डिपेंड करते हैं ये उस तेल पर और उस LNG पर जो कि मिडल ईस्ट से आता है, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके बंद होने से अब वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो अब ये है कि अभी आपने जो बात की इंडिया की और दूसरे मुल्कों की, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में पिछले 4 साल में उन्होंने जो भी पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस आलमी मार्केट में बढ़ी हैं वो अपने लोगों तक ट्रांसफ़र नहीं होने दी और उसे हुकूमत ने बर्दाश्त जी। और इवन आजकल भी जो अभी ये लेटेस्ट $73 से लेके आज 80 से भी ज़्यादा जा चुका है जो तेल पर बैरल, तो इसको भी उन्होंने अपने अवाम तक ट्रांसफ़र नहीं किया है। हमारे मुल्क में ये होता है कि थोड़ा सा भी अगर बढ़े बाहर तो ये फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने अवाम पर, गरीब अवाम पर। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में तेल जो है इस रीजन में सबसे महंगा दिया जा रहा है, बल्कि बिजली जो है वो 4 गुना महंगी दी जा रही है इस रीजन में। बिशार साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि यहाँ बस आवाम पर ही बोझ डाल दिया जाता है और पेट्रोल महंगा होता है, फिर हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है, महंगाई का तूफान आ जाता है। और 2 दिन पहले ही हम आपसे बात कर रहे थे जब हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि कीमतें बढ़ेंगी, आपने कहा कि नहीं, मीडिया में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन देख लें, हम तो आवाम को बता रहे थे, अवेयर कर रहे कि थोड़ा बहुत कर लें, गुजारा अभी कर लें जो सस्ता मिल रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो चले एक है, वो हुकूमत का काम है कंट्रोल करना, लेकिन मीडिया का काम है बताना, और मीडिया ने देखें कहीं ना कहीं सच ही बता दिया है, महंगा तो हो गया है। नहीं, आप सही कह रही हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर मीडिया पे अभी से हम कहेंगे कि 100 रुपये महंगा होना शुरू हो गया है, 100 रुपये तक महंगा हो जाएगा, तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो रोक कर बैठ जाएंगे और वो बेचेंगे नहीं कि 100 रुपये महंगा बिकेगा 2 दिन के बाद, और अवाम जो है वो पूरी ताकत से वो पहुंच जाएंगे सारे अपने जो है ना गाड़ियां लेकर, अपने मोटर बाइक्स लेकर पेट्रोल पंप्स पे, और वहां पे एक पैनिक की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो हमें पैनिक से बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, पता तो मुझे अच्छी तरह था, बिल्कुल बिल्कुल ये बात अपनी जगह मौजूद तो चाहेगी, हम आपस में उलझ जाएं और उनकी तरफ हमारी तवज्जो ना ही जाए लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा इजाफा किया गया है वो भी पुराने जखीरे पर, अभी नया जो पेट्रोल है वो नहीं आया है यहाँ पर, तो ये क्या वजह है कि हुकूमत ने इतना इजाफा किया? क्या वो IMF की लेवी वाला मुतालिबा है जिसकी वजह से हुकूमत को मौका मिल गया और अचानक कीमतें इतनी बढ़ा दी गई? देखिए, बात ये होती है कि IMF जो मुतालबा करता है वो तो अपनी जगह पर है जी, लेकिन ये है कि इनको भी तो देखना चाहिए ना कि मुल्क में गुर्बत कितनी ज्यादा है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। आपने बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ाई हुई हैं कि जो गरीब आदमी है उसकी चीखें निकलती हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, लाखों लोग बेरोजगार। डॉक्टर साहब, सोचने की बात यह है कि पॉलिसी ये बनाई जा रही है कोविड वाली, वर्क फ्रॉम होम कर लें। अब वो जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने से लोगों ने सफर करना है, अब वो जो फल सब्जियां आनी है, चीजें आनी है, वो उसका वर्क फ्रॉम होम से क्या ताल्लुक है, उसका क्या करेंगे हम? देखिए, वर्क फ्रॉम होम से ये होगा कि जो लोग दफ्तरों में जाते हैं रोजाना और स्पेशली सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो काम तो वहाँ कोई करते नहीं है, वो वक्त अपना ज़ाया करके वापस आ जाते हैं। कम से कम वो घर से बैठ के काम करेंगे तो जो आने जाने का पेट्रोल है वो बचेगा। उसके बाद ये है कि जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में, हर बच्चा बजाय इसके कि जो है हर स्कूल में बसें हों और वैन्स हों, बच्चे जो है अपनी अपनी गाड़ियों पर जाते हैं, हर गाड़ी जाती है वहाँ पर, हर माँ बाप जो है अपनी गाड़ियों में बच्चों को भिजवाते हैं या तो ड्राइवर के जरिए या खुद लेकर जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पेट्रोल ज़ाया होता है। तो वो वर्क फ्रॉम होम में ये होगा कम से कम कि घर से बच्चे जो हैं वो स्कूल का काम करेंगे, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में काम करेंगे। और लेकिन ये ऐलान अभी नहीं हुआ है ना, ये सिर्फ बातें ही हैं। अभी बात ये है, ये चाह ये रहे हैं कि जब इन्होंने महंगा कर दिया है कि लोग खरीदते रहें और महंगा खरीदते रहें, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत लंबी नहीं चलने वाली। मैं समझता हूँ ये 1 महीने के अंदर अंदर बिशारे साहब 28 दिन का कहा गया था कि जखीरा है, अगर अभी 28 दिन का मार्जिन था तो ये कीमतें बढ़ गई हैं, और जब ये 28 दिन वाला मार्जिन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी? 28 दिन नहीं, बल्कि अगर आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने कहा था कि 25 से 26 दिन का रह गया है। तो अब ये है कि उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। सऊदी अरब की एक और पोर्ट है जहां से जो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं आती,
वहां से जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो जो है उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ डॉक्टर जाएंगे। साहब, इस नुक्ते पर भी कीमत ज़्यादा रहनुमाई होगी। कीजिएगा। ये भी बात हो रही है कि अगर ये सूरत हाल ठीक भी हो जाती है, बेहतर भी हो जाती है, तो फिर भी ऑयल रिफाइन होने में जो रिफाइनरीज हैं बड़ी बड़ी, उन्हें वक्त लगेगा दोबारा से उसी तरह से प्रोडक्शन करने में। और ये बताइए कि सारे प्रोसेस में एक तो क्या ये नुक्ता ठीक है, और इस प्रोसेस में कितना अरसा लगेगा? देखिए, ये तो जरूर है कि वक्त लगेगा, लेकिन जी। हुकूमत को ये भी तो सोचना चाहिए कि गरीब आवाम जो है उनकी चीखें निकल गई हैं, और वो कीमतें जो एक दफा बढ़ जाती हैं, अब ट्रांसपोर्टर्स ने जो कीमतें बढ़ा जी। दी हैं वो इतनी जल्दी वापस नहीं आती। बिल्कुल। तो अब इनको ये चाहिए कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर होती है, कीमतें कम होना शुरू होती हैं तेल की, तो ये वापस उसी जगह पर लेकर आए बाकी कीमतें भी। जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार है, बड़ा किरदार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये बिल्कुल सख्ती के साथ इस पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अभी हुआ ये है कि अगर 50 रुपए लीटर पे बढ़ा है, तो इन्होंने हर चीज की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है कि वो 50 रुपए लीटर से बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा किरायों में आवाम के इजाफा ऊपर। हो गया है बेचारा, सब किरायों में किराए इजाफा हो भी गया, इजाफा इतलात होता आ है। रही उसके अलावा है। जी। डीजल के बढ़ने से जो हर चीज जो है, आपको पता है कि कराची पोर्ट से जो आती है या दूसरे शहरों से जैसे फल सब्जियां आते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। सही। ये एक बॉडी को ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि कीमतें जो हैं उससे ज्यादा ना बढ़े जितना कि तेल की कीमत बढ़ाई गई है, क्योंकि ताजरों को जब मौका मिलता है तो वो कीमतें, अगर तेल की कीमत 50 रुपए बढ़ी है, तो वो हर चीज की कीमत इस हिसाब से इतनी यानी बेहिसाब बढ़ा देते हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं होता। बेचारा मैं आपको साहब कोई पेशेंट कोई कर दें, कोई खदशा बता दें अभी और मजीद कितना बढ़ना है। देखिए, बढ़ने का तो ये है कि ये रोज बढ़ रहा है। अगर आप सही। मेरे लिंक्डइन पे आर्टिकल्स देखें तो मैं जी। तो ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। आज नहीं किया, मैंने 6 दिन पहले किया था कि ये जो $73 है ये बढ़कर $150 तक जा सकता है। आज कुछ लोग कह रहे हैं $200 तक भी जा सकता है, लेकिन नहीं भी जाएगा। अगर ये जंग जो है जल्दी खत्म हो जाती है तो ये जो है वापस आ जाएगा, उसी $73 पर आ जाएगा। तो ये जो है सारी प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्ट हैं, लेकिन ये कि हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि ये हर चीज जो है अवाम का पहले ख्याल रखे, उन तक जो है बेसिक चीजें जो हैं, सब्जियां हैं। अब इसका भी तरीकेकार हो सकता है, राशनिंग की जा सकती है। हुकूमत को चाहिए, एक तो सबसे पहला काम ये किया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया, जिसके जरिए कि हुकूमत खुद जो है दे सकती थी सस्ती चीजें अवाम को, कम से कम फल सब्जी और ये जो दूसरी चीजें हैं। अब ये जो जुमा बाजार टाइप बाजार लगाए जा रहे हैं, इनमें इंश्योर करे। बिल्कुल सर, इस तरह की चीज़ें जो है वो हुकूमत करके आप बहुत अच्छी तजावीज़ दे रहे हैं, इकदाम करे। अगर हुकूमत इन पर अमल करे तो आवाम को कुछ रिलीफ तो फराम किया जा सकता है। अभी तो तकलीफ की बात हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशारत हुसैन साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने जनाब आवाम को परेशान कर दिया, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पास आपके लिए कुछ राहत का सामान इतनी महंगाई हो गई, राहत का सामान वाकई मौजूद है जी। जे डॉट के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं आप तक हम पहुंचाएंगे अगर आप हमारे बताए हुए सवाल का दुरुस्त जवाब देंगे और इनाम पाएंगे। तो पहला सवाल नाजरीन के लिए रखते हैं जी। बताइए, इंजील किस पैगंबर पर नाजिल हुई? ऑप्शंस हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और जी, सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तब तक कॉलर देखते हैं वहाँ। आई थिंक कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कौन और कहाँ से मुखातिब है? मायरा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी। अच्छा मायरा, आप सवाल हमारा सुन चुकी हैं, देख चुकी हैं स्क्रीन पर? जी देख चुकी हूँ। तो हमें बताइए फिर दुरुस्त जवाब क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जनाब आप गिफ्ट हैम्पर की हकदार करार पाई हैं। जे डॉट का ये जबरदस्त गिफ्ट जनाब आपका। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और कॉलर भी आई थिंक हमारे साथ ही मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर लेते हैं। जी, कौन मुखातिब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली नवाज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सॉरी, अपना नाम रिपीट कीजिएगा। अली नवाज बात कर रहा हूँ। अली नवाज बात करें। अली, आपने सवाल सुन लिया? जी मैंने सुन लिया। अच्छा, इसका दुरुस्त जवाब क्या है? बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम।
जबरदस्त, बहुत एक्यूरेट जवाब है और गिफ्ट हैम्पर भी आपका हुआ जी। जे डॉट की तरफ से आपका जोड़ा पहुंच जाएगा। पक्का हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं जनाब, अब ये तीसरा इनाम कौन सा लकी विनर जीतता है। औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये चार ऑप्शंस आपके साथ आपके पास हैं और आई थिंक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। यस जी, कौन मुखातिब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हमजा अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जबरदस्त हमजा अली, अच्छा आपने सवाल सुन लिया? जी मैडम, मैंने सुन लिया है। अच्छा, इसका एक्यूरेट जवाब क्या है? इसका एक्यूरेट जवाब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जबरदस्त, आपका जवाब भी ठीक है और आपका जोड़ा भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह जे डॉट का। और आखिरी सवाल जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? ऑप्शन है आपके पास 92 साल, 65 साल, 63 साल या फिर 50 साल। और ये चार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। देखते हैं कि कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कौन और कहां से? वालेकुम सलाम। जी, आपने सवाल सुन लिया? जी सुन लिए। अच्छा, तो इसका जवाब बताइएगा प्लीज। 50 साल। सॉरी, रिपीट कीजिएगा। 50 साल। 50 साल। आपका जवाब गलत है। आप जे डॉट के जोड़े से महरूम हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम किस्मत आजमाइए। बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो जनाब, आज के जो लकी विनर्स हैं वो तो जीत चुके हैं और आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और इनामात हासिल कर सकते हैं। आज के लिए जनाब इतना ही, इजाजत दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।